हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी इन पर। आज के इस वीडियो में हम लोग 2023 गणित कक्षा 10वीं का जो पेपर है उसको हम लोग यहाँ पर हल करेंगे और इसमें 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो जिनका कोड 822 ईबी है वो यहाँ पर मिला सकते हैं और देख सकते हैं कि 20 में 20 किसका सही है या नहीं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो चलिए आज का पहला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। खंड अ में दिया गया है बहुविकल्पीय प्रश्न और ये पहला प्रश्न दिया गया है कि कौन 100 अभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो यहाँ पर 100 अभाज्य संख्याओं का युग्म बताना है। तो 100 अभाज्य संख्याओं का युग्म का मतलब होता है कि दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ होना चाहिए केवल एक होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए किसका है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 दिए गए हैं, यहाँ पर 4 और इसमें से पहला करेक्ट हो जाएगा 18 और 25, क्योंकि इन सभी का जो एचसीएफ निकाल रहे हैं यहाँ पर तो 3 भी यहाँ पर आ रहा है, केवल एक होना चाहिए, सिंगल वन। तो यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ इसका भी 3 आ रहा है, यहाँ पर देखेंगे तो इसका भी यहाँ पर 17 यहाँ पर भी 3 एचसीएफ्स आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं। यहाँ पर दूसरा दिया गया 144 के अभाज्य गुणनखंड के अभाज्य गुणनखंडों के घात का योग है। तो यहाँ पर गुणनखंड की घातों का योग बताना है। तो जैसे यहाँ पर 144 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 144 का हो जाएगा 2 के पावर 4 और गुणे 3 के पावर 2 हो जाएगा। तो इसके घात क्या है, 4 और 2 हैं। तो 4 और 2 हैं तो 4 और 2 को जोड़ देंगे, तो 4 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा। तो ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं। यहाँ पर एम के किस मान के लिए समीकरण युग्म इतना जो दिया गया है, दोनों दिए गए हैं समीकरण युग्म x - 2y = 3 और 3x + my = 1 का एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखिए अद्वितीय हल का होता है a1/a2, यानी a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। ठीक है, तो a1 की जगह पर क्या रखेंगे, तो a1 की जगह पर यहाँ पर 1 रखेंगे, क्योंकि x के साथ यहाँ पर 1 है। तो देखिए यहाँ पर 1 रखेंगे, 1/3 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू -2/m। b1 क्या है, यहाँ पर b1 है -2 और b2 जो है m है। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा m बराबर m नॉट इक्वल टू 3 दूनी का 6। यहाँ पर जब गुणा करेंगे इसमें तिड़िया गुणा होगा तो 3 दूनी का 6 हो जाएगा -6। तो m इज नॉट इक्वल टू -6, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद आगे देखते हैं। यहाँ पर चौथा नंबर दिया गया है 2x + 3y = 18 और उसके बाद दिया गया है x - 2y = 2 का हल होगा। तो यहाँ पर बताना है इसका क्या हल होगा। तो यहाँ पर जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या आप लोगों ने लगाया है। तो देखिए कैसे निकलेगा। तो इसका हल निकालना है तो 2x + 3y = 18 दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर x - 2y = 2 दिया गया है। तो क्या किया हमने, इसमें 2 से गुणा कर देंगे, 2 से गुणा करेंगे, फिर यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर भी 4 हो जाएगा। अब देखिए ये जो दोनों हैं 2x और 2x यहाँ पर सेम आ गया। तो अब क्या करना है, तो इसको हम लोग माइनस कर देना है, यानी उस ऊपर वाले में से इसको नीचे वाले को घटा देना है। तो जब घटाएंगे इसमें देखिए विलोपन विधि से इसको हल कर रहे हैं हम। यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ पर इसके साइड में यहाँ पर माइनस हो जाएगा चिन्ह, देखिए यहाँ पर घटाते हैं तो यहाँ पर ये माइनस और ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। तो जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, ठीक। और ये 4 3 7y, 4 3 7y बराबर यहाँ पर 14 और 7y बराबर 14, तो y बराबर हो जाएगा 2। तो y बराबर 2 आ गया। तो अब क्या करेंगे, हम इसको रखेंगे पहला समीकरण में, y बराबर जब 2 आ गया है, ठीक है, तो यहाँ पर समीकरण में रख देंगे। यहाँ पर समीकरण में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x - 2 × 2, 2 × 2 अब बराबर 2 दिया है तो 2 दूनी के 4 यहाँ पर, अब बराबर 2 x माइनस, तो x बराबर हो जाएगा 4 2 6, यानी x बराबर 6 आ गया और y बराबर 2 आ गया। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, x बराबर 6 और y बराबर 2, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पर पांचवा नंबर पूछा था कि के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म में x + ky = 1 और kx + y = k² के अनेकों हल होंगे। यहाँ पर अनेकों हल कब होते हैं, तो जब a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होता है, तब जाकर के अनेकों हल होते हैं कोई भी समीकरण युग्म का। तो देखिए, तो इसका जब हल करेंगे तो एक का मान आ जाएगा यहाँ पर k² = 1, यानी k = आ जाएगा +-1। और जब हम लोग दूसरा और तीसरा को लेंगे तो दूसरे में आ जाएगा k³ = 1, यानी k बराबर 1 आएगा। तो देखिए यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर आ रहा है 1 आ रहा है और एक आ रहा है यहाँ पर +-1, तो दोनों में कॉमन यहाँ पर 1 आ रहा है, तो इसीलिए हमारा 1 हो जाएगा आंसर, -1 नहीं होगा। तो इसमें यहाँ पर +-1 तो होगा नहीं, यहाँ पर हो जाएगा +1, केवल और +1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। तो जिन्होंने मारा है +1 तो उसका करेक्ट हो जाएगा, 1 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद आगे यहाँ पर छठा नंबर दिया गया है कि छठा नंबर में यदि 1/x² - 2 = 7 दिया है तो x का मान होगा। तो ये तो बहुत सिंपल है, 1/x² - 2 दिया है तो x² - 2, और जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर भी 7 को भी ऊपर ले जाना होगा, x² - 2 को ऊपर ले जाएंगे तो 7 को भी ऊपर लेकर के जाएंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है, पलट देंगे तो बराबर हो जाएंगे। तो x² बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर
एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 में से +2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर दिया है तो एक्स बराबर अब निकल जाएगा +-3, ठीक है, +-3 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट, यहाँ पर +-3, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। उसके बाद यहाँ पर 7वां नंबर दिया गया है कि व्यास ए बी के लिए वृत्त का केंद्र 2, -3 है तथा बी का निर्देशांक 1, 4 है, तो ए का निर्देशांक क्या होगा। तो ये आपको मैं समझा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर जैसे वृत्त दिया है, सर्किल दिया गया है, पहले इसको हम लोग हटा दे रहे हैं। यहाँ पर सर्किल दिया गया है इस तरीके से, ठीक, सर्किल दिया गया है, और उसके बाद यहाँ पर कह रहा है ये जो है यहाँ पर डायमीटर दिया गया है, डायमीटर दिया गया है, और इसका जो केंद्र है इसका निर्देशांक दिया है 2, -3। यहाँ पर 2, -3 लिख देंगे, ठीक, और यहाँ पर इसको ए दिया है और ये बी नाम रख दिया है, तो बी का निर्देशांक दिया है 1, 4, और हमें ए का निर्देशांक निकालना है। तो इसका मैं ट्रिक आपको बता दे रहा हूँ। ये जो मध्य बिंदु है, किसी भी लाइन का अगर मध्य बिंदु होता है तो उसका फार्मूला निकालने के लिए, जैसे मध्य बिंदु अगर एक्स वाई हो तो एक्स वाई का फार्मूला होता है, एक्स का हो जाएगा x1 + x2 बटा में 2। तो x1 + x2 का मतलब क्या होता है, ये वाला यहाँ का x1 इसको मान लेंगे x1 और y1, और ये हमारा हो जाएगा x2 y2, ठीक है। तो x1 और x2 को जोड़ेंगे, x1 और x2, तो x1 का हमें मालूम नहीं है तो x1 को वही रहने देंगे, ठीक है, x1 हो जाएगा, और y2 का मतलब 1। तो जब इसको जोड़ेंगे x1 + 1 बटा में 2, और x की जगह पर क्या होगा, तो x की जगह पर ये जो केंद्र बिंदु है ना 2, उसको रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा। तो 2 दूनी के 4, और 4 और 1 इधर आएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4 बराबर x + 1, और जब 1 इधर आएगा तो 4 में से 1 जगह 3, यानी x का मान हो जाएगा 3, ठीक, x का मान 3 निकल गया। तो देखिए यहाँ पर x का मान 3 किस में है, तो एक इसमें है और एक है इसमें, ठीक, यहाँ पर x का मान 3 ये दोनों में है। अब हम लोग y का मान निकालेंगे, तो y का मान निकालने के लिए वही फार्मूला होता है, y बराबर y1 + y2 बटा में 2। तो y1 का मान यहाँ पर निकालना है हमको, y2 का मान दिया है 4 और बटा में 2, और y का मान तो दिया ही है, तो y का मान क्या दिया, यहाँ पर 3 दिया, ध्यान से देखिए केंद्र वाला, यहाँ पर 3 -3, तो -3 में गुणे 200 हो जाएगा गुणा, और y1 + 4 यहाँ पर हो जाएगा। इसको जब हल करेंगे तो -6 और 4 जब इधर आ जाएगा तो -6 - 4 बराबर -10, यानी y1 का मान क्या आ जाएगा, यहाँ पर y1 का मान आ जाएगा -10। इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी x बराबर 3 और y बराबर -10, ये करेक्ट हो जाएगा। ए का निर्देशांक यही होगा, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आगे यहाँ पर 8वां नंबर दिया गया है, 3x² - 12x + k = 0 के मूल बराबर हो तो k का मान होगा। तो यहाँ पर k का मान बताना है, अगर मूल बराबर हो तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पर ट्रिक होता है b² - 4ac बराबर 0। जब मूल बराबर होता है तो यही ट्रिक लगता है, ठीक है। तो ये जब होगा तो b² का मतलब कि 12 का स्क्वायर -12 का स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए -12 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 144 आ जाएगा। मैं डायरेक्ट आंसर आपको लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 144, ठीक है, 144, और -4ac का मतलब 4 और 3 और यहाँ पर k है तो चढ़ती है 12 k, ठीक है, = 0। अब -12 को उस साइड लेकर के जाएंगे, तो उस साइड लेकर के जाएंगे तो हो जाएगा 12 k, और इस साइड है तुम्हारा 144, तो 144 हो जाएगा, यहाँ पर k बराबर हो जाएगा 12, यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ पर 9 नंबर में दिया गया है कि 2 आकृतियों जिनके आकार समान हो परंतु अमाप आवश्यक रूप से समान न हो कहलाती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समरूप आकृतियाँ कहलाती हैं। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया है कि यदि 2 समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 3:5 के अनुपात में हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखिए यहाँ पर समरूप त्रिभुजाओं का मतलब कि ये जो साइड दिया गया है यहाँ पर ABC और यहाँ पर दिया है DEF, इस तरीके से दिया है। तो मैं एक ट्रिक बताया था अपने जो 1.5 घंटे का मैं वीडियो बनाया था, उसमें मैंने ट्रिक बताया था कि A बटा में D अगर दिया हो और इसी तरीके से B बटा में E दिया गया हो और इसी तरीके से C बटा में F दिया गया हो, तो ये सब दिए गए हों तो इसका क्षेत्रफल अगर निकाले अगर पूछे तो इसका क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर दिएंगे, तो इसका सभी का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। किसी एक का ले लेंगे उसका स्क्वायर कर देंगे, यानी A/B का स्क्वायर कर देंगे, उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर भुजा का जो अनुपात दिया गया 3/5 दिया गया, तो इसका अनुपात का यहाँ पर दे देंगे स्क्वायर, तो हो जाएगा 3 के 9 और 5 यहाँ 25, और यही क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पर 9:25, करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद आगे यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 11 नंबर दिया गया है। 11 नंबर यहाँ पर दिया गया कि यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 सेमी और 4 सेमी और 5 सेमी हो तो वह त्रिभुज होगा।
तो डायरेक्ट यहाँ पर आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पर समकोण त्रिभुज होगा, क्योंकि यहाँ पर हल करेंगे तो 50 25 और तितरी के 9 प्लस 4 16 16 9 25, ठीक है, यहाँ पर बराबर आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर बराबर आ जा रहा है, तो यही करेक्ट हो जाएगा समकोण त्रिभुज। उसके बाद आगे हम देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है 12 नंबर दिया गया कि दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 10 सेमी और 15 सेमी है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता दे रहा हूँ, अगर परिमाप भी दिया रहता है तो परिमाप दिया रहता है तो इसका भी हम लोग स्क्वायर कर देंगे, ये 10/15 का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 10 का यहाँ पर हो जाएगा 100 और 15 का हो जाएगा 25, तो यहाँ पर हो जाएगा जब कटाएंगे तो यहाँ पर 4:9 आ जाएगा, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर दिया गया ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ पर 13 नंबर दिया गया है, यदि tan थीटा बराबर 8/15 दिया गया है तो कॉसेक थीटा का मान क्या होगा। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ, ये जो 12 नंबर है इसका जब हम लोग हल करेंगे तो ज़्यादा लंबा जाएगा, इसीलिए यहाँ पर मैंने हल नहीं करवाया, तो मैं डायरेक्ट ट्रिक पर मैंने बता दिया। यहाँ पर 13 नंबर देखते हैं, 13 नंबर दिया गया है कॉसेक थीटा का मान निकालना है, जब tan थीटा के बराबर 8/15 दिया गया है। तो देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, पहले इसको हटा लेते हैं, साफ कर लेते हैं। tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बटा में बेस, और परपेंडिकुलर दिया गया 8 और 15, तो डायरेक्ट हम लोग 8 और 15 ले लेते हैं, परपेंडिकुलर को 8 ले लेते हैं और बेस को यहाँ पर 15 ले लेते हैं। तो हाइपोटेनस हमको निकालना है, देखिए यहाँ पर इस तरीके से ये हो गया H और ये हो गया P और ये हो गया B, ठीक है, लंब आधार और यहाँ पर कर्ण। तो कर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, h² का बराबर होता है, h बराबर डायरेक्ट लिखते हैं, h बराबर हो जाएगा 8 × 64, यानी 8 का यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा और 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225। जब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 289, 289 का जब हल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 17, तो यानी एच का मान क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो दे रहा है, यहाँ पर 17। तो अभी तो हमको कॉसेक थीटा का मान निकालना है, हमने एच निकाला, एच बराबर 17 हो गया, और अब हमें क्या करना है कॉसेक थीटा का मान निकालना है। तो कॉसेक थीटा बराबर होता है, आपको याद रखना है, H/P होता है। तो H तो 17 दिया गया है, P क्या दिया गया है, तो P यहाँ से देख लेंगे, यहाँ पर P/B दिया गया है ना, तो P के यहाँ मान 8 है, तो 17/8 हो जाएगा, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 17/8। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ पर 14 नंबर। इसके बाद यहाँ पर 14 नंबर दिया गया है कि यदि cos 3 थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान क्या होगा। तो बहुत सिंपल है, ये भी इसको हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 2 cos 3 थीटा दिया गया है, क्या दिया गया है 2 cos 3 थीटा बराबर 1, तो cos 3 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 गुणा है तो यहाँ पर भागा में आ जाएगा, यहाँ पर 3 है देखिएगा, तो cos 3 थीटा बराबर 1/2, और 1/2 किसका मान होता है, cos में देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर cos दिया गया है, तो cos 60 का मान होता है, तो 3 थीटा बराबर हो जाएगा 60, तो थीटा बराबर आ गया 20, डायरेक्ट आंसर यहाँ पर करेक्ट है, तो यहाँ पर 20 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर दिया गया कि दो वृत्तों के परिधियों में 3:2 का अनुपात है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो देखिए वृत्तों में परिधियों का अनुपात इतना दिया गया है, तो परिधि का मतलब क्या होता है 2πr होता है, ठीक है, तो एक वृत्त का हो जाएगा 2πr1 और एक वृत्त का हो जाएगा 2πr2, और इसका रेशियो दिया गया 3:2, ठीक है, तो ये 2π से 2π कट गया और r1/r2 इतना आ गया। और हम जानते हैं कि जो क्षेत्रफल होता है πr² होता है, तो πr1² हो जाएगा एक का, और दूसरा का जो वृत्त दिया गया उसका हो जाएगा πr2²। तो देखिए यहाँ पर भी पाई से पाई कट गया, तो देखिए यहाँ पर r1/r2 का मान आ गया है यहाँ पर 3:2, ठीक, तो r1/r2 का होल स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर बटा में 2 का स्क्वायर, यानी 3 के 9 और 2 दूनी के 4, 9:4 आंसर रहेगा। तो 9:4 किसका है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी का है, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 16 नंबर दिया गया है कि यदि एक समान त्रिज्या r के दो अर्धगोलों का मतलब यहाँ पर स्फेयर टाइप के हैं, यहाँ पर अर्धगोला यहाँ पर इस तरीके से दिया गया है, दो अर्धगोलों को एक ही यहाँ पर रेडियस दिया गया है, ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ दिया जाए एक ही में, तो इस नए बने ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 4πr²। उसके बाद आगे हम देखते हैं, यहाँ पर दिया गया 17 नंबर की निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कौन कौन होते हैं, तो 3 होते हैं, एक होता है मध्य, एक होता है माध्यिका, एक होता है बहुलक। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा मानक विचलन। जो मानक विचलन है वो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं 1 से 9 तक के प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा। समांतर माध्य यहाँ पर पूछा है, तो एकदम सही बात है, यहाँ पर समांतर माध्य यहाँ पर जोड़ लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 फिर 9, इन सबको जोड़ लेंगे, बटा में 9 कर देंगे, वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो आएगा क्या आंसर, यहाँ पर 5 आएगा, क्योंकि 45/9 हो जाएगा और यहाँ पर 5 आंसर आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद हम लोग आगे यहाँ पर दिया गया 19 नंबर
यदि किसी बारंबारता बंटन का माध्यिका 16 है तो और माध्य जो दिया है वो 15 है तो उसका बहुलक निकालना है। तो मैंने एक ट्रिक बताया था अपने वीडियोज़ में कि मोड बराबर होता है, देखिए मोड मतलब बहुलक, ठीक है। मोड बराबर होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। देखिए इस फार्मूला को अगर आपने याद किया होता तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर आप लोग ला देंगे। तो 3 मीडियन का मतलब यहाँ पर माध्यिका है और ये है माध्यम। तो माध्यिका जो दिया गया है वो 16 दिया गया, तो 16 तो यहाँ 48 हो गया। और इसी तरीके से यहाँ पर 15 दूनी का 30 हो जाएगा। तो 48 में से जब 30 जाएगा तो कितना होगा, 18 होगा। तो बहुलक यानी मोड निकल गया 18। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद हम लोग आगे यहाँ पर 20वां नंबर देखते हैं और ये लास्ट यहाँ पर प्रश्न है। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्यिका होगी। यहाँ पर माध्य नहीं, बहुत से लोगों ने गलती कर दिया है, माध्य समझ लिया। तो यहाँ पर माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका निकालने के लिए यहाँ पर ट्रिक होता है। देखिए 10 जब 10 क्या है, 10 एक सम संख्या है। तो जब सम संख्या होता है तो एक ट्रिक होता है, आपको याद रखना है कि n/2 पद क्या होगा, यहाँ पर n/2 पद प्लस n/2 पद में कौन जोड़ेंगे हम लोग, n/2 + 1 पद, ठीक है। ये वाला पद जोड़ेंगे और उसके बाद बटा में 2 कर देंगे। जब 10 जो है यानी सम संख्या हो तब ये फार्मूला लगता है, विषम संख्या के लिए अलग होता है फार्मूला। तो देखिए ये फार्मूला लगा है। तो चलिए तो यहाँ पर हम लोग लगा देते हैं। आंसर क्या होगा, n/2 का मतलब 10/2 यानी 5वां पद, ठीक है। तो 5वां पद का मतलब यहाँ पर 5वां पद का मतलब क्या होता है, 1 से लेकर 10 तक जब लिखेंगे आप तो 5वां पद में 5 ही आंसर आएगा, ठीक। और यहाँ पर n/2 + 1 यानी छठा पद, तो छठा पद में 6 ही आंसर आएगा। तो 5 + 6 बटा में 2, तो 5 6 11 बटा में 2 यानी 5.5 आंसर आएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5.5। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा और आपने 20 में 20 ला दिए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।